हेलो नमस्कार, सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फसलों की प्रमुख जल मांग को लेकर के। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार जल मांग क्या है। देखिएगा, जल मांग को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो जल मांग का जो तात्पर्य होता है इसे कहते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। तो देखिएगा, जल मांग से तात्पर्य किसी भी फसल की खेत की तैयारी से लेकर के फसल के हार्वेस्टिंग तक प्रयुक्त जल, ठीक है, जल मांग से तात्पर्य। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जल मांग से तात्पर्य, जल मांग से तात्पर्य खेत की तैयारी, खेत की तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक फसल को आवश्यक जल या इसे कह देते हैं दिया गया जल। ठीक है, अब आखिरकार हम अगर देखें इस जल मांग की पूर्ति, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि इस जल मांग की पूर्ति किससे होती है, तो जल मांग की पूर्ति होती है प्रिसिपिटेशन, इसे कहते हैं आपके वर्षण, और इसके साथ ही होती है, आप अगर देखेंगे तो वर्षा, या यूं कहीं वर्षा वर्षण तो आएगा सिंचाई के द्वारा, सिंचाई, इसे कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, इनसे क्या होता है, इस जलमांग की पूर्ति होती है। अब देखिएगा, जब जलमांग की बात करते हैं तो इस जलमांग में जो जल दिया जाता है, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जलमांग में दिए गए जल का मात्र 1% से भी कम या 1% जल पौधे द्वारा अपनी उपापचयी क्रियाओं में, अपनी उपापचय क्रियाओं में प्रयोग, ठीक है, शेष का इवोपोट्रांसपायरेशन ईटी में प्रयोग, यानी कि 99% जल किस में प्रयोग होता है, ईटी में प्रयोग होता है। अब जलमांग में जो प्रयुक्त जल है, ठीक है, ये जलमांग में जो जल दिया गया है या जलमांग जो निर्भर करती है वो कई कारकों पर प्रयोग उस पर निर्भर करती है। या जलमांग में जो जल प्रयोग किया जाता है वो किस में, देखिएगा, आपके वाष्पोत्सर्जन में, पौधों की वाष्पोत्सर्जन में जो जल प्रयुक्त, तो आपके जो जल बाहर निकल जाता है उसमें आपके जलमांग में प्रयुक्त जल का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं इवोपोरेशन। आपने देखा होगा एक होता है वाष्पीकरण जो पौधे से बनता है, ट्रांसपायरेशन, ठीक, वाष्पीकरण, ट्रांसपायरेशन। जैसे फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी में भी तो जल प्रयुक्त होता है, तो ये ध्यान रखना, खेत की तैयारी में प्रयुक्त जल, ठीक है, खेत की तैयारी में प्रयुक्त जल, तो खेत की तैयारी में प्रयुक्त जल भी। इसके साथ ही अगर देखें, जब हम सिंचाई वगैरह करते हैं तो वाटर का लॉस भी होता है, पादप की मेटाबॉलिक क्रियाओं में भी यूज होता है। तो देखिएगा, पादप की उपापचयी क्रियाएं, पादप की उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। इसके साथ ही जल हानि भी, जैसे हम पाइप के द्वारा पानी लेकर के जा रहे हैं तो कुछ पानी वहां निकल भी तो जाता है ना, तो ये हमें ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट बराबर वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल, प्लांट की मेटाबॉलिक क्रियाओं में प्रयुक्त जल, फील्ड प्रिपरेशन में, और जल की जो हानि होती है इनको मिलाकर के क्या कह देते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट कह देते हैं। एक प्रकार से उसे जल मांग। नॉर्मली अगर हम लिखना चाहे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल आपके, जैसे जो हमने देखा कि ईटी में कितना जल प्रयोग या इवोपोरेशन ट्रांसपायरेशन में कितना हुआ। फिर देखिएगा, आपके
पादप की मेटाबॉलिक क्रियाओं में, तो इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं उपापचयी क्रियाओं में, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त जल, ठीक है। इसके साथ में ही जैसे फील्ड प्रिपरेशन है, तो फील्ड प्रिपरेशन में प्रयुक्त जल और वाटर लॉस, इन सब की पूर्ति किससे? वाटर रिक्वायरमेंट से। तो वाटर रिक्वायरमेंट के बराबर आपके ये होता है। अब यहां अगर देखें तो हम नॉर्मली एक सूत्र भी लिख देते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट बराबर इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, कि सिंचाई जो बरसात है वो बरसात से कितना जल पूरा हो जाता है, उसे आईआर कह देते हैं। साथ में इफेक्टिव रेनफॉल कितनी है, बरसात से कितना हुआ, सिंचाई से कितना हुआ, और एस का मतलब होता है सोइल में नमी कितनी है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन लागू होती है। ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है? लागू। इसी को दूसरे रूप में और लिखा जा सकता है कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, तो बराबर वाटर रिक्वायरमेंट माइनस ईआर माइनस एस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसी को एक रूप में और पूछा जाता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर वाटर रिक्वायरमेंट में से माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों माइनस ही है, तो इफेक्टिव रेनफॉल प्लस एस, इसको करके हम भी देख सकते हैं। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमें ध्यान रखना, अब इसके साथ ही हम बात करें कि फसलों की महत्वपूर्ण जल मांग, ठीक है। तो फसलों की जल मांग देखें तो आप फसलों की जल मांग देखो, ठीक है। तो फसलों की जल मांग क्या है, यहां पर देखिएगा जैसे मूंगफली, तो मूंगफली की जल मांग जब आप देखोगे तो कितनी दिखाई देगी? 1500 से 2500 mm। और ये ध्यान रखना, किसी भी क्रॉप की जो जल मांग होती है वो मैक्सिमम यही होती है। फिर देखिएगा जैसे आपके धान, सॉरी मूंगफली की गलत लिख दी अपने, मूंगफली की जो जल मांग है वो कितनी है? 500 से 700 mm। चलो लिख दिया था, चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर गन्ना लिखेंगे। अब गन्ना जो होती है इसकी होती है 2500 से, ये आपके 1500 से लेकर के 2500 mm। इसको हम 2000 mm भी लिख देते हैं कई बार। मैक्सिमम गन्ने की है। धान की, तो धान की जल मांग है 900 से लेकर के 2500 mm। इसे कई बार हम 1200 mm भी लिख देते, और प्रति इकाई के अनुसार, ठीक, प्रति इकाई उत्पादन के अनुसार मैक्सिमम इसी की है। जैसे गेहूं, तो गेहूं की कितनी होती है? 450 से 650। ज्वार की कितनी होती है? 450 से 650, ठीक है। इसके साथ ही जैसे मक्के की वही 500 से 700, 500 से 800 mm के आसपास हो सकती है। मक्के की कितनी होती है? 500 से 700, 500 से 800 के आसपास होती है। जैसे तिल है, चना है, सरसों है, ठीक है। जैसे तिल है, चना है, सरसों है, बाजरा है, या ड्राई क्लाइमेट वाली जो क्रॉप्स होती है उसमें जलमांग कम होती है। अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 mm, 400 mm के आसपास ज्यादा से ज्यादा उसमें जलमांग आपके हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। बाजरे की देखा जाए तो वही बाजरे की लगभग 250 से 350, 200 से 300, 350 के आसपास होती है, ध्यान रखना। अब जैसे कपास की कितनी होती है? तो कपास की लगभग 700 से लेकर के 1300 mm के आसपास क्या होती है? कपास की जलमांग देखी जाती है, ध्यान रखना। मक्का 500 से 800, तो यही पर 700 से 1300 की होती है कपास की आपकी। मूंगफली की कितनी है? तो मूंगफली की 500 से 700 के आसपास होती है। आलू की लगभग 500 से 700 के आसपास, तो यहीं पर आलू की भी लिख देता हूं। आलू की जो जलमांग होती है वो कितनी होती है? 500 से 700 mm, ये ध्यान रखना आपको। सोयाबीन की पूछ ले तो सोयाबीन की कितनी? लगभग यही सोयाबीन की है 400 से 600 के आसपास। सोयाबीन की जलमांग कितनी होती है? 400 से लेकर के 600 mm के आसपास क्या हो जाती है? उसकी जलमांग देखने को मिलती। तंबाकू, तो तंबाकू वही है लगभग 400 से 700 के आसपास, ठीक है। तंबाकू, तो तंबाकू की जलमांग कितनी होती है? 400 से 700 mm के आसपास तंबाकू की होती है, ध्यान रखना। अब ये तो mm में, सेंटीमीटर में पूछ ले
तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपके 10 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर के बराबर कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा, इसका ध्यान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जलमांग की फॉर्मूला जरूर याद रखना आपके। तो ये था हमारा जिसको कह सकते हैं 11 मिनट का शो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे या 11 मिनट का शो अच्छा लगे तो इसको जरूर आप शेयर करें। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।